Hello everyone. This video is for class 5 social study chapter 7 grasslands of the temperate zone. Some parts of the world have extreme climates in which summers are hot and winters are cold. The rainfall is also less. Only tall grasses grow in such regions. Grasslands are vast stretches of land covered with tall grasses and a few scattered trees. मतलब वर्ल्ड में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं. मतलब समर्स में भी वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है और ठंडे विंटर सीजन में भी वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है. रेनफॉल भी वहाँ पे बहुत कम होता है. अब जिस जगह में रेनफॉल कम होगा वहाँ पे ट्रीज़ अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे, सिर्फ ग्रासेस ही मिल सकते हैं वहाँ पे. तो वहाँ ऐसे जगहों में टॉल ग्रासेस ग्रो होते हैं, लंबे लंबे ग्रासेस सिर्फ ग्रो होते हैं. तो ऐसे ही जगह को ग्रास लैंड कहा जाता है. मतलब एक ऐसा लैंड माने ज़मीन, एक ऐसा लैंड जहाँ सिर्फ ग्रासेस हो, पेड़ ना हो. ठीक है, उस पूरे इलाके में पेड़ नहीं होता या बहुत कम पेड़ होता है, ऐसे इलाके को ग्रास लैंड कहते हैं. ग्रासलैंड्स आर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड कवर्ड विथ टॉल ग्रासेस. तो ग्रासलैंड्स में क्या होते हैं? टॉल ग्रासेस होते हैं. एंड फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज़, बहुत कम ट्रीज़ होते हैं. स्कैटर्ड मतलब जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत ट्रीज़ होते हैं. मोर देन 1/5 ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय टॉल ग्रासेस. तो अगर अर्थ के पूरे सरफेस को अगर 1/5 किया जाए, माने 5 हिस्से में डिवाइड कर दिया जाए, तो एक हिस्सा पूरे तरीके से सिर्फ घास से ही कवर है, ग्रासेस से ही कवर है. तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग, जो ब्राउन वाला पार्ट है वो ग्रासलैंड है. तो अगर इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो 1/5 होगा पूरे वर्ल्ड का लैंड मासेस का. ठीक है. मोस्ट ऑफ दीज ग्रासलैंड्स Most of these grasslands are located in the temperate zone. The temperate zone lies between latitudes 23.5 degree north and 66.5 degree north in the northern hemisphere, and between latitudes 23.5 degree south and 66.5 degree south in the southern hemisphere. ठीक है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टेम्परेट रीजन क्या होता है, जिसके लिए हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड्स पढ़ रहे हैं ना. चैप्टर का नाम क्या है? ग्रासलैंड्स ऑफ टेम्परेट जोन. तो जैसे अर्थ है, तो अर्थ के बीच में इक्वेटर है, मिडिल वाला लैटिट्यूड को कहा जाता है. उससे ऊपर वाला जो लैटिट्यूड है वो है 23.5 डिग्री. अब क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है तो इसके लिए इसको नॉर्थ बोलते हैं. और उससे ऊपर एक है जिसको कहा जाता है 66.5 डिग्री नॉर्थ. और सबसे ऊपर जो एकदम पॉइंट पे है उसको कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ. ठीक है. उसी तरह नीचे भी होता है 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ. तो टेम्परेट जोन किसको कहा जाता है? ये जो 0 डिग्री है बीच वाला लाइन, इससे ये जो 23.5 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, इसके अंदर का जोन को कहते हैं टॉरिड जोन. ठीक है, इसको कहते हैं टॉरिड जोन, ऊपर और नीचे दोनों. और 23 to 66 के बीच का जो जोन होता है उसको कहते हैं टेम्परेट जोन. ये वाला हो गया टेम्परेट जोन. ठीक है. तो वर्ल्ड में जितना भी ग्रासलैंड है ये इसी टेम्परेट जोन में ही पाया जाता है. ओके. जितना भी ग्रासलैंड है वो इसी यहाँ पे ये वाले इलाके में ज़्यादा पाया जाता है. ना ऊपर ना नीचे ना बीच में, मतलब कि एकदम मिडिल में भी नहीं, एकदम ऊपर भी नहीं, यहाँ पाया जाता है. ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ द ग्रास प्लेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब. तो अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्रीज़ में ग्रासलैंड को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. जैसे कि सेंट्रल अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में जो ग्रासलैंड है उसको कहा जाता है सवाना. रशिया में जो ग्रासलैंड है उसको कहते हैं स्टेपी. साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसको कहते हैं पैम्पस. नॉर्थ अमेरिका में जो है उसे कहते हैं प्रेरीज. ऑस्ट्रेलिया में जो कहते हैं उसको कहते हैं डाउन्स. साउथ अमेरिका में जो है उसको बोला जाता है वेल्ड. अब इसको थोड़ा मैप में हम लोग देखेंगे. सबसे पहले बताया गया है सेंट्रल अफ्रीका में जो है उसको कहा जाता है सवाना. तो अफ्रीका में
यहाँ पे ग्रासलैंड है, यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया गया है, ये वाले पार्ट में, ओके, यहाँ पे ग्रासलैंड है, तो इसको क्या कहा जाता है, सवाना, ठीक है। फिर रशिया में स्टेपी, ये जो है ना ये वाला इलाका, इसको कहते हैं स्टेपी। उसके बाद फिर साउथ अमेरिका में पैम्पस, ये साउथ अमेरिका है, नीचे में इसको कहते हैं पैम्पस। नॉर्थ अमेरिका वाले को प्रेरीज। फिर साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के सदर्न पार्ट में जो ग्रासलैंड है उसको कहते हैं वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उसको कहा जाता है, उसका नाम है डाउन्स। तो वर्ल्ड में अलग अलग कंटिनेंट में ग्रासलैंड का नाम अलग अलग हो जाता है, इसको याद रखना है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द प्रेरीज। तो इसमें हम लोग प्रेरीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरीज यानी कि नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है, यहाँ ये इनकम्प्लीट है, मतलब यहाँ ऊपर में है ये कनाडा है, ये नीचे मैक्सिको है, ऐसे, ओके। ये नॉर्थ अमेरिका का ये नक्शा है। तो बीच में ये हमारा आ जाता है यूनाइटेड स्टेट्स, जो हम लोग यूएसए कहते हैं, ये पूरा यूएसए है, ओके। तो the prairies are a vast stretch of gently sloping temperate grasslands found in North America. लोकेशन, द प्रेरीज एक्सटेंडेड फ्रॉम कैनेडा इन द नॉर्थ टू मैक्सिको इन द साउथ। मतलब कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक, ये जो पिंक वाला हिस्सा है ना, यही है प्रेरी। कनाडा से लेकर के मैक्सिको तक ये स्ट्रेच आउट है। दे कवर द होल ऑफ द सेंट्रल रीजन ऑफ द यूएसए। यूएसए का बीच का सेंट्रल रीजन को पूरी तरीके से कवर करता है। यानी कि हम लोग अगर क्वेश्चन अगर आता है कि यूएसए में ज़्यादातर हिस्सा क्या है, पहाड़ है या प्लेन्स है या प्लेट्यू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब कुछ भी नहीं है, ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा है। अब उसके बाद फिर लैंड, द प्रेरीज वेर वंस कवर्ड विथ थिक एंड टॉल ग्रासेस। टुडे दीज फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड एरियाज आर द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। टू बिग रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस रीजन, दे आर द मिसिसिपी एंड द मिसौरी। तो एक वक्त था जब आबादी ज़्यादा नहीं था, तो प्रेरीज में पूरे लंबे लंबे घास यहाँ पे, ग्रासेस यहाँ पे उगते थे। पर अब क्या है, आबादी बढ़ गया, तो यहाँ पे लोग ना फार्मिंग करते हैं। ये जगह बहुत अच्छा है, बहुत ही फर्टाइल और बहुत प्लेन लैंड है, यहाँ पे फार्मिंग होता है। तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती प्रेरी में ही होता है। और यहाँ पे दो बड़े बड़े रिवर भी फ्लो करते हैं, तो रिवर का पानी भी यूज़ किया जाता है खेती करने में। तो कौन से दो रिवर है, मिसिसिपी और मिसौरी, ये दो बड़े बड़े रिवर है जो यहाँ से फ्लो करते हैं। क्लाइमेट, इसका क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा ठंडा पड़ता है कि गर्मी पड़ता है, यहाँ पे कैसा है। द प्रेरीज हैव हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। मतलब कि वही अभी बताया था ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, गर्मी के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी, ठंडा के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडा। मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल ठीक ठाक होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा रेनफॉल होता तो वहाँ पे क्या होता, ट्रीज़ उग पाते अच्छे से, और अगर कम रेनफॉल होता तो वो तो डेजर्ट बन चुका होता है ना। इसलिए मॉडरेट रेनफॉल है, हल्का फुल्का ठीक ठाक रेनफॉल है, मोस्टली इन समर। Long time ago, bisons used to roam in these vast grasslands. Today, most of the land has been cleared for agriculture by the people who had come from Europe and settled here. तो मतलब कि बहुत सालों पहले, बहुत समय पहले यहाँ पे बिसन्स, मतलब कि एक तरह के वो जानवर होते हैं, मतलब वो भैंस की तरह दिखते हैं, तो वो रोम किया करते हैं। रोम मतलब कि वो घूमा करते थे, वहाँ पे वो पाए जाते थे। ऑब्वियसली अगर कोई इंसान नहीं होगा, अगर सिर्फ घास होगा या सिर्फ जंगल ही होगा, तो वहाँ पे जानवर पाए जाएंगे ना। पर जैसे जैसे इंसान का आबादी बढ़ता गया, वैसे वैसे वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए ज़मीन को खाली कर दिया गया। खाली कर दिया का मतलब कि घास काट करके ज़मीन को साफ़ कर दिया गया, ठीक है। तो यूरोप से लोग आए, अमेरिका में बसे, तो ये लोग ही यहाँ पे एग्रीकल्चर करना शुरू किए। टुडे वी कैन सी ओनली अ फ्यू बिसन्स इन दीज ग्रासलैंड्स। तो अब हम लोग बहुत ही कम बिसन यहाँ पे देख सकते हैं। इन फैक्ट वेरी लिटिल ऑफ द नेचुरल प्रेरीज इज़ लेफ्ट टुडे। तो प्रेरीज में से मतलब कि अबव 60 to 70% साफ़ कर दिया गया है, सारे घास को काट दिए गए हैं। यहाँ पे ट्रीज़ कह रहे हैं कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, खेती वेती करने के लिए। लेकिन कुछ ही प्रेरी का कुछ हिस्सा अभी भी घास से कवर है। वेजिटेशन अगर देखा जाए कि यहाँ पे कैसे, किस टाइप के ग्रासेस उगते हैं, किस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि पूरे प्रेरी में पेड़ नहीं होंगे, बहुत कम।
द प्रेरीज आर अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड बाय माइल्स एंड माइल्स ऑफ ग्रास, मतलब कि मीलों दूर तक सिर्फ घास के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देता। जिस तरह रेगिस्तान में मीलों दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देता है, उसी तरह यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास दिखाई देता है। द ग्रास इज़ ग्रीन इन समर एंड टर्न्स ब्राउन इन ऑटम। समर का सीज़न है तो घास पूरा एकदम पूरा ग्रीन दिखता है, बट जैसे ही समर के बाद ऑटम का सीज़न आता है, ऑटम मतलब वो सीज़न जब पत्ता सूख कर झड़ना शुरू होता है, तो ऑटम में घास भी ड्राई हो जाता है और ब्राउन हो जाता है। देयर हार्डली एनी ट्रीज़, कोई ट्री नहीं होता है यहाँ पे, मतलब बहुत कम ट्री। द सॉइल ऑफ द प्रेरीज लाइक दैट ऑफ ऑल द ग्रासलैंड्स इज़ वेरी फर्टाइल। याद रखना है, जहाँ पे घास होता है, जहाँ पे ग्रासेस उगते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। वहाँ पे किसी भी तरह का कल्टिवेशन किया जाए, एग्रीकल्चर किया जाए, तो वो हमेशा बहुत ही अच्छा प्रोड्यूस देता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन द सॉइल। और मिट्टी में क्या होने से मिट्टी फर्टाइल होता है? ह्यूमस होने से मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल का मतलब ऐसा मिट्टी जिसमें खेती करो तो बहुत अच्छे से फसल उगे, उसी को कहते हैं फर्टाइल सॉइल। ओके, अब वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे किस तरह के जानवर पाए जाते हैं? द एनिमल्स दैट लिव हेयर हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द सेमी एरिड क्लाइमेट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ का क्लाइमेट कैसा था? ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा गर्म, ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा, और बरसात बहुत हल्का फुल्का, तो इसको कहते हैं सेमी एरिड क्लाइमेट। मतलब सूखा तो है लेकिन सेमी एरिड, ज़्यादा सूखा भी नहीं, एकदम रेगिस्तान के जैसा भी सूखा भी नहीं, बट ज़्यादा बारिश भी तो यहाँ नहीं होता। तो एनिमल्स, यहाँ के एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं कि ऐसे क्लाइमेट पे हमको कैसे रहना है, सेमी एरिड जगह में हमको कैसे रहना है, जहाँ कम पानी मिले ऐसे जगह में हमको कैसे रहना है। दे कैन विथस्टैंड वेरी हॉट समर्स एंड फ्रीजिंग कोल्ड विंटर्स। ये लोग समर के टाइम पे, क्योंकि प्रेरी में तो बहुत ज़्यादा समर पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा समर को झेलने का भी इनके अंदर ताकत होता है, और बहुत ज़्यादा विंटर को भी ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। सम एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर बिसन, स्नेक, डियर। ठीक है, ये देखो, ये है बिसन, ये वाला। ठीक है, स्नेक्स पाए जाते हैं, डियर पाए जाते हैं, हॉर्सेस, और क्या है, एक्सेट्रा। ये सारे जानवर यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। ज़्यादातर तो प्रेरीज़ में ना ये हॉर्सेस ही पाए जाते हैं। तुम लोग देखे हो कि कभी कार्टून कैरेक्टर वगैरह में काउबॉय का नाम सुने होंगे, तो प्रेरीज़ वाले इलाके, किसी भी ग्रास लैंड में ही ये काउबॉयज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हॉर्सेस, काउज, ये सारे ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर। तो अब प्रेरीज़ को साफ़ करके, यानी कि यहाँ के घास को हटाकर, अगर अगर एग्रीकल्चर शुरू कर दिया गया है, तो एग्रीकल्चर में क्या खेती किया जाता है, क्या एग्रीकल्चर किया जाता है, कैसे कैसे एग्रीकल्चर किया जाता है, और कितना एग्रीकल्चर किया जाता है, अब इसमें ये भी पढ़ना है। एग्रीकल्चर, द सॉइल हियर इज़ फर्टाइल। अब यहाँ का सॉइल तो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी है। वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज। अब यहाँ पे दो बड़े बड़े रिवर्स फ्लो करते हैं ना, मिसिसिपी और मिसौरी, इससे पानी भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे खेती किया जा सकता है। सो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस रीजन। द रीजन प्रोड्यूसेस सो मच वीट दैट इट इज़ कॉल्ड, वीट का मतलब होता है गेहूँ, रीजन मतलब इस रीजन में इतना ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन होता है, इतना ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन होता है कि इस जगह को वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। प्रेरीज़ को क्या कहा जाता है? वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉन्टिनेंट में इतना ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन नहीं होता है, चाहे वो कोई भी दूसरा भी क्यों ना ग्रासलैंड हो। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज़ में वीट का प्रोडक्शन बहुत होता है। इट मेक्स द यूएसए द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड। अब सोचो, अगर किसी के कंट्री में वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वही कंट्री तो वीट को एक्सपोर्ट करेगा ना। एक्सपोर्ट मतलब इतना सारा वीट प्रोड्यूस करके वो करेगा क्या? अपने कंट्री को तो फीड कर दिया, अभी बहुत सारा वीट बचा है, तो वो क्या करेगा? दूसरे कंट्री को सप्लाई करेगा। इसी वजह से यूएसए जो है, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम लोग अमेरिका कहते हैं, अमेरिका में ही है ना प्रेरीज़, तो इसी वजह से यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा वीट का एक्सपोर्टर बन चुका है। द अदर मेन क्रॉप्स आर ग्रोन इन, और क्या क्या क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होते हैं? ओट्स, राई, बार्ली एंड मेज़।
फार्म वर्क सच एज प्लॉइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। अब क्योंकि प्रेरीज में इतना ज़्यादा प्रेरीज में इतना ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है और होता भी है, तो फार्मर्स क्या हाथ से बैठ के इंडिया की तरह फार्मर्स हाथ से ही सारा बीज लगाएंगे क्या? नहीं। जैसे होता है ना इंडिया में अभी भी बहुत सारे जगह में क्या किया जाता है, चलो ट्रैक्टर से तो वो हल चलाने के बदले ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है ना। पहले क्या होता था, बैल और गाय, इनमें हल वो लगा दिया जाता था, प्लॉ, और उससे फिर प्लॉइंग होता था, है ना। फिर फार्मर्स अपने हाथ से बीज डालते थे और मिट्टी को वापस कवर करते थे, फिर पानी डालते थे। और अभी भी कई जगह होता है, बट फिर भी तरक्की होने की वजह से ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है और कुछ मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पर प्रेरीज़ में पूरे तरीके से हर काम के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो प्लॉइंग हो, चाहे प्लॉइंग मतलब हल करना, ज़मीन को खोदना, मिट्टी को हल्का करना, फिर सोइंग यानी कि उसमें बीज लगाना, फिर हार्वेस्टिंग, जब फसल रेडी हो जाए तो फसल को काटना। ये तो अभी भी इंडिया में हाथ से किया जाता है, लेकिन वहाँ पे मशीन। फिर थ्रेशिंग यानी कि अब गेहूँ तो लंबा स्टॉक्स होता है ना, लंबा डंटी होता है, उसके ऊपर छोटा गेहूँ लगा होता है, तो उसको अलग करने का भी काम, थ्रेशिंग जो है वो अलग करने का ही प्रोसेस है, ये भी मशीन से ही किया जाता है। द फार्मर्स हु आर मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स, अब जो ज़्यादातर यूरोप से आए हुए फार्मर्स हैं, जनरली लिव ऑन देयर ह्यूज फार्म्स विद देयर फैमिलीज़। अब ये लोग फार्म्स में ही रहते हैं, ये लोग दूसरे जगह नहीं जाते, दूसरा घर अलग से नहीं बनाते, फार्म में ही अपना घर बना करके रहते हैं। द वर्कर्स ऑल्सो लिव ऑन द फार्म सिंस द फार्म्स आर ह्यूज एंड मशीन्स डू मोस्ट ऑफ द वर्क, द पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज़ लेस। अब देखिए वर्कर्स जो हैं, जो फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, ये लोग भी कहीं और जाकर घर नहीं बनाते, फार्म में ही या उसी प्रेरी ग्रासलैंड वाले इलाके में ही घर बना करके रहते हैं। और अब क्योंकि एक काम को करने के लिए एक आदमी ही काफ़ी है, क्योंकि एक आदमी का हेल्प करने के लिए वहाँ पे मशीन्स तो बहुत सारे हैं ही, अलग अलग लोगों का ज़रूरत नहीं, इस वजह से ना प्रेरी वाले इलाके में पॉपुलेशन भी बहुत कम है, ठीक है, आबादी ज़्यादा नहीं है। Rearing cattle. The western part of the prairie grassland is hilly and less fertile. The cattle are reared in the open grassland. प्रेरी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट होता है, यहाँ पे कैटल्स को पाला जाता है। अब सिर्फ कि अब घास मिल रहा है अगर बहुत ज़्यादा, तो कैटल को पालने में भी इजी होगा, क्योंकि कैटल को खाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो तो वहाँ पे हमेशा से अवेलेबल है ना। तो कैटल को इसलिए वहाँ पे पाला जाता है। द कैटल्स आर रियर्ड मोस्टली फॉर मीट। ज़्यादातर कैटल को मीट पाने के लिए पाला जाता है। द लार्ज कैटल ग्रेजिंग एरियाज आर कॉल्ड रैंचेस। तो जो बड़े बड़े एरिया होते हैं जहाँ पे कैटल को पाला जाता है उसको कहा जाता है रैंचेस। Near the cities, dairy farming is most popular. The milking of the cow is also done by the machines. तो शहर के किनारे इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप किए जाते हैं, और उस इंडस्ट्रीज़ नहीं, फैक्ट्रीज सेटअप किए जाते हैं, और फैक्ट्रीज़ में डेयरी फार्मिंग, फैक्ट्रीज़ के हेल्प से डेयरी फार्मिंग भी किया जाता है। डेयरी फार्मिंग अब इतने सारे कैटल हैं तो दूध तो मिलेगा, दूध से अलग अलग चीज़ बनाना, जैसे कि दही, चीज़, मक्खन और पनीर और क्या क्या वो सब बनाना, और उसके बाद फिर उसको भी बेचना, उसको भी सेल करना, तो ये सब भी वहाँ पे किया जाता है। और काऊ का जो मिल्किंग होता है, काऊ का दूध निकालने का काम, ये भी मशीन के हेल्प से ही किया जाता है, हाथ से वहाँ कोई नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैटल हैं, अगर हाथ से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। Beef is staple diet of the Americans. The Americans produce a lot of beef but consume it within the country. तो अमेरिका का सबसे स्टेपल फूड क्या है? बीफ। यानी सबसे ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या खाते हैं? बीफ खाते हैं। इतने सारे कैटल हैं तो बीफ तो आएगा ही ना, मीट तो आएगा ही। लेकिन अमेरिका में इतने ज़्यादा इतना ज़्यादा बीफ का प्रोडक्शन होता है, पर सारा का सारा बीफ अमेरिका में ही कंज्यूम हो जाता है, बाहर एक्सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। कुछ बचेगा तब तो दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होगा ना, कुछ नहीं बचता। पर जैसे अगर वीट वगैरह देखें तो वीट वो बच जाता है, इसलिए दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाता है। शिकागो इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्लॉटरिंग कैटल। वेरी फ्यू पीपल लिव इन परमानेंटली इन द प्रेरी रीजन, दैट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्म ऑपरेशंस आर डन बाय द मशीन्स। तो शिकागो जो है एक शहर है, एक जगह है प्रेरी में,
नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी में एक जगह है शिकागो, वहाँ पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, मतलब कि ज़बह किया जाता है एनिमल को वहाँ पे, ठीक है, स्लॉटर किया जाता है वहीं पे, बहुत ज़्यादा तादाद में एनिमल को स्लॉटर किया जाता है वहाँ पे। और प्रेरी रीजन में बहुत कम ही लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रह के करेंगे क्या, उनका ज़रूरत ही वहाँ पे नहीं है। मशीन तो सारा काम कर रहा है, चाहे वो कैटल रियरिंग करने का काम हो या फार्मिंग करने का काम हो, आधा से ज़्यादा काम तो मशीन कर रहा है। तो लोगों को वहाँ पे बसने का ज़रूरत नहीं पड़ता, परमानेंटली रहने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ अगर देखा जाए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ क्या क्या है, मैनी मिनरल्स आर फाउंड हेयर, लिग्नाइट, कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस आर माइंड इन द लार्ज क्वांटिटीज़। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल ज़मीन के नीचे से जो निकलते हैं ना, ये सब, तो लिग्नाइट यहाँ पे पाए जाते हैं, कोल, मिनरल ऑयल, ये सारे यहाँ से निकलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, पोटैश भी यहाँ से मिलते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज मिनरल्स हैड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑयल क्रशिंग फैक्ट्रीज़ एंड ऑयल रिफाइनरीज़। तो ऑयल रिफाइनरीज़ और ऑयल क्रशिंग फैक्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप हो पाए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मिनरल्स मिलता है ज़मीन के नीचे से। An extensive network of roads, railways and canals in the region, coupled with industries, has made the prairies one of the most industrialized region in the world. अब prairies क्योंकि वो प्लेन इलाका है ना, घास है सिर्फ, वहाँ पे पेड़ काट के रोड बनाने का झंझट वहाँ नहीं करना होता, तो वहाँ पे रोड का, रेलवे का, कैनाल्स का नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब रोड अच्छे से बन पाएगा तो इंडस्ट्रीज़ भी अच्छे से डेवलप हो पाएगा, मार्केट्स भी अच्छे से बन पाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी बहुत अच्छे इंडस्ट्रीज़ और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ग्रासलैंड्स आर इन द टेम्परेट जोन ऑफ द वर्ल्ड। ज़्यादातर ग्रासलैंड टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं, वर्ल्ड के टेम्परेट जोन में, तो ट्रू। प्रेरीज रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। प्रेरी में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, अगर बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो प्रेरी में घास नहीं होना चाहिए, फिर खाली ट्रीज़ होना चाहिए, इसलिए ये फॉल्स। मैनी ट्रीज़ आर कॉमनली फाउंड इन द प्रेरीज। प्रेरीज में ज़्यादातर ट्रीज़ ही पाए जाते हैं, फॉल्स, गलत। स्पाइसेस एंड श्रब्स आर द मेन क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन द प्रेरीज। प्रेरीज में क्या कल्टिवेट किए जाते हैं, जो फसल किए जाते हैं ना, खेती, तो खेती किस चीज़ का किया जाता है, मसालों का खेती किया जाता है या श्रब्स का, मसालों और श्रब का खेती किया जाता है, फॉल्स। मसाला का खेती करने के लिए ना इंडिया सबसे ज़्यादा फेमस है, प्रेरीज वहाँ पे नहीं, क्योंकि तुम लोग जानते ही होंगे अमेरिका, यूरोप, ये सब जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे मसाले ज़्यादातर नहीं यूज़ होते हैं, तो वो लोग स्पाइस का कल्टीवेशन करके करेंगे क्या। वीट ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होता है, वीट का कल्टीवेशन वहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका सारा ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है।